मैं डॉक्टर मीता जमाल, एसोसिएट प्रोफेसर दयानंद वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज से हूँ। मेरी पहली कक्षा वैदिक काल से प्रारंभ हुई। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं वैदिक काल की शिक्षा की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूँगी। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को मोटे तौर पर निम्नलिखित विशेषताओं के द्वारा बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। उसकी पहली विशेषता में हम चर्चा करेंगे शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक काल में जीवन दो प्रकारों में विभक्त था, परा और अपरा। परा का अर्थ था कि ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा ब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना, जबकि अपरा का अर्थ था संगठित और नियोजित सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना। स्पष्ट है कि परा के लिए अलौकिक विद्याओं का ज्ञान आवश्यक था तथा अपरा के लिए लौकिक विद्याओं का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण था। परा तथा अपरा में परा को अधिक श्रेष्ठ माना जाता था। संभवतः इन्हीं कारणों से वैदिक काल में शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य छात्रों की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास इस तरह से करना था जिससे मोक्ष प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सादा जीवन और उच्च विचारों के महाकाव्य से निर्दिष्ट होने वाली वैदिक शिक्षा में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर अत्यधिक बल प्रदान किया जाता था। उस समय की शिक्षा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे। पहला है नैतिक चरित्र का निर्माण करना। नैतिक चरित्र उस समय शिक्षा का परम उद्देश्य था। वैदिक कालीन युग में शिक्षा का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य छात्रों के नैतिक चरित्र का निर्माण करना था, जिससे उनमें अच्छे संस्कारों का विकास हो सके। शिक्षा के द्वारा वैदिक आदर्शों के अनुरूप संस्कारों को छात्रों में विकसित किया जाता था। ब्रह्मचर्य, सदाचार, परमार्थ, जनहित भावना, परोपकार, सात्विक भोजन, गुरु और बड़ों का आदर करना, कर्तव्य पालन, सतत व्रत, धर्म के प्रति निष्ठा, श्रम के प्रति आदर, उच्च विचार आदि संस्कारों को विकसित करके छात्रों को संस्कार युक्त बनाया जाता था। दूसरा, पवित्रता और धार्मिकता का विकास करना। वैदिक कालीन युग में शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य मानव का, छात्रों का और रहने वाले ब्रह्मचर्य जीवन में समस्त छात्रों का आत्मिक विकास करना था और इसलिए उस समय मानव जीवन को धार्मिक भाव से ओतप्रोत परंतु अत्यधिक सरल, स्वाभाविक और पवित्र बनाने का प्रयास किया जाता था। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति था। मनुष्य को ईश्वर में पूर्ण आस्था थी। धर्म के द्वारा सत्य तक पहुंचकर मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास भी किया जाता था। छात्रों को अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके लिए मन पर नियंत्रण करने पर बल दिया जाता था, जिससे मन इधर उधर भटक कर मोक्ष प्राप्ति में बाधा ना बनने पाए। अतः आत्मा की पवित्रता और धार्मिक भावना विकसित करना
अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। शिक्षा के द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास किया जाता था। इसके बाद व्यक्तित्व के विकास पर बल। वैदिक कालीन शिक्षा का ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य था। वैदिक काल में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देते हुए ये विकास, व्यक्तित्व का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण था। यही कारण है कि इस समय शिक्षा का एक उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना भी था। शिक्षा के द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, सामाजिकता, नेतृत्व, आत्म अनुभूति, आत्मसम्मान, सहनशीलता, परोपकार जैसे व्यक्तित्व गुणों का विकास किया जाता था। छात्रों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी। उत्तरदायित्व को वो अच्छी तरह से समझ सकें और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता उनमें विकसित की जाती थी। नेक्स्ट है सामाजिक कुशलता की उन्नति करना। जैसा कि चर्चा की जा चुकी है और आपको बताया जा चुका है कि वैदिक काल में जीवन के दो प्रकार मुख्य थे, परा और अपरा। जहाँ परा ब्रह्म ज्ञान पर बल देता था, वहाँ अपरा जीवन से तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था के संगठन, नियोजन और संचालन से था। इसी कारण से वैदिक युग में छात्रों में सामाजिक जीवन की भावना विकसित करके उन्हें स्वस्थ नागरिक बनाना शिक्षा का एक उद्देश्य था। छात्रों को अपनी शिक्षा पूर्ण करके ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता था, जिससे वे अपने पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझ सके। समाज और राष्ट्र के उत्थान में वो सक्रिय रूप से भाग ले सकें। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा, गौ सेवा, अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सहायता आदि कार्य छात्रों को सिखाए जाते थे। नेक्स्ट है संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना। शिक्षा का यह एक प्रमुख उद्देश्य सदैव से सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण रखना रहा है। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं थी। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय और सामाजिक संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना उस समय की शिक्षा व्यवस्था का एक आवश्यक अंग था। छात्रों को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करके सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता था। इसके साथ सांस्कृतिक गौरव को एक स्थान से अन्य स्थानों तक फैलाने और प्रचारित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी शिक्षा संस्थाओं से निकलने वाले छात्रगणों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। जीविका के लिए तैयार करना भी सदैव से शिक्षा संस्थाओं का कार्य माना जाता रहा है। वैदिक काल में भी छात्रों को इस तरह का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। वे अपने भावी जीवन को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ हो सकें। जीवन उपयोगी उद्यम जैसे पशुपालन, कृषि, डेयरी फार्म, चिकित्सा, व्यवसाय, युद्ध कला,
आदि का प्रशिक्षण उनको सुचारू रूप से दिया जाता था और इसके अलावा उनको युद्ध कला इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता था। इन सब से छात्रों की सामाजिक कुशलता में वृद्धि तो होती थी, साथ ही वे अपने गृहस्थ जीवन के दौरान परिवारजनों का भरण पोषण करने में सक्षम सिद्ध होते थे। इस प्रकार पूरी तरह से स्पष्ट है कि वैदिक काल में छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती थी जिसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करके उन्हें पूर्ण बनाना था। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, नॉलेज ऑफ सेल्फ, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट, इसका बोध कराकर छात्रों को तत्कालीन जीवन दर्शन के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा के विशेषताओं में शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जितनी गहन जानकारी हम सब ने प्राप्त की है, उसी तरह से वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं में हमारा दूसरा स्टेप जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है उपनयन संस्कार। वैदिक काल में बालक के विद्या अध्ययन का औपचारिक प्रारंभ एक संस्कार से होता था जिसे उपनयन संस्कार कहते थे। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना। अतः बालक को शिक्षा के लिए अध्यापक के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था। वास्तव में उपनयन संस्कार के उपरांत ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था और ब्रह्मचारी कहलाता था। उपनयन बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। उस समय माना जाता है कि माता पिता बालक के शरीर को जन्म तो देते हैं, जिसे मात्र शारीरिक जन्म स्वीकार किया जाता है। आचार्य के यहाँ उपनयन के द्वारा दीक्षित होने पर ही उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। अतः इस काल में बालक की आत्मा और मस्तिष्क दोनों का विकास होता था। इसीलिए विद्या आरंभ के संस्कार को दूसरा जन्म अथवा आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों के बालकों के लिए उपनयन संस्कार अति आवश्यक था। इसीलिए इन तीनों वर्णों को द्विज कहते थे। द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म लेना। इस समय वैदिक काल में उचित समय पर गुरुकुल में जाकर विद्या अध्ययन आरंभ करने पर विशेष बल दिया जाता था। विभिन्न वर्णों के बालकों के लिए उपनयन की आयु भी अलग अलग थी। ब्राह्मण बालक सामान्यतः 8 वर्ष की आयु में वसंत की ऋतु में उपनयन संस्कार कराते थे। क्षत्रिय बालकों का उपनयन सामान्यतः 11 वर्ष की आयु में ग्रीष्म ऋतु में कराया जाता था। वैश्य वर्ण के बालकों के लिए यह संस्कार सामान्यतः 12 वर्ष की आयु में शरद ऋतु में होता था। उपनयन संस्कार की अधिकतम आयु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के लिए क्रमशः
16, 22 और 24 वर्ष की थी। उपनयन की आयु का निर्धारण विभिन्न वर्णों की क्षमता, आवश्यकता, अभिवृत्ति को ध्यान में रखकर किया जाता था। ब्राह्मणों के जीवन आदर्श अत्यंत उच्च होते थे। इसके लिए कठिन, व्यापक और लंबे समय तक चलने वाली दीर्घकालीन विस्तृत शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इनके लिए विद्या आरंभ की आयु अल्पतम रखी गई थी। क्षत्रियों का जीवन उद्देश्य शारीरिक बल, शक्ति की वृद्धि करना था। इसीलिए इनके लिए प्रवेश की आयु कुछ अधिक रखी गई थी। जय वैश्यों का जीवन का लक्ष्य धन, वैभव और दीर्घ आयु को प्राप्त करना था। इसीलिए इनके प्रवेश की आयु सबसे अधिक रखी गई। उस समय द्विजों के लिए उपनयन आवश्यक था। उपनयन संस्कार न कराने वाले बालकों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैदिक युग में शिक्षा अनिवार्य थी और साथ में ही सार्वभौमिक भी थी। शिक्षा की संस्थाएं। तीसरी विशेषता, शिक्षा संस्थाएं। बालकों की प्रारंभिक शिक्षा घर पर प्रारंभ हो जाती थी। इस शिक्षा का उद्देश्य गुरुकुलों में उपनयन के बाद प्रदान की जाने वाली औपचारिक शिक्षा के लिए बालकों को तैयार करना था। उच्चारण, शब्द ज्ञान, भाषा, गणित की प्रारंभिक बातें घर पर बालकों को सिखाई जाती थी। इस प्रकार से घर ही बालक की प्रथम और अनौपचारिक शिक्षा मानी जाती थी और वही अनौपचारिक शिक्षा संस्था भी होती थी। औपचारिक संस्थाओं के रूप में वैदिक काल में छोटे छोटे पारिवारिक विद्यालय होते थे, जिनका संचालन शिक्षक स्वयं व्यक्तिगत रूप से करता था। इन पारिवारिक विद्यालयों को आश्रम अथवा गुरुकुल कहा जाता था। उपनयन के बाद बालक की शिक्षा आश्रम अथवा गुरुकुल में होती थी। तब बालकों को गुरुकुल में ही रहना होता था और गुरुकुल के नियमों का पालन करना पड़ता था। गुरुकुल में शिक्षा के लिए रहने वाले बालकों को ब्रह्मचारी, अंतेवासी और कुलवासी कहा जाता था। शिक्षक ही अपने आश्रम के सभी ब्रह्मचारियों का अभिभावक भी होता था। उसके खान पान, पोशाक और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करता था। गुरुकुल प्रायः शहरों के कोलाहल से दूर उपनयन या जंगल के एकांत परंतु रमणीय स्थलों पर स्थित होते थे। गुरुकुल में शैक्षिक और आध्यात्मिक वातावरण पर विशेष बल दिया जाता था और गुरुकुल का जीवन अत्यंत सरल होता था। अभी हम चर्चा कर रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं, जिसमें नेक्स्ट विशेषता छात्रगण।
नेक्स्ट विशेषता हमारी छात्रगण के बारे में चर्चा करेंगे। गुरुकुल में प्रवेश केवल सदाचार और योग्यता के आधार पर किया जाता था। गुरुकुल की परंपराओं और नियमों के प्रतिकूल आचरण करने पर छात्रों को गुरुकुल से निष्कासित कर दिया जाता था। ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक, निष्ठ, कपट, उत्साही छात्र ही गुरुकुल में रह पाते थे। छात्र सामान्यतः गुरुकुल में 12 वर्ष तक अध्ययन करते थे, परंतु महान ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेकों छात्र 12 वर्ष से अधिक समय तक गुरुकुल में अध्ययन कर सकते थे। नेक्स्ट है वेशभूषा। वैदिक काल में गुरुकुलों में रहने वाले छात्रों की वेशभूषा भी निश्चित रहती थी। शरीर के ऊपरी भाग के वस्त्र के रूप में मृग चर्म, स्किन ऑफ सर्टेन एनिमल्स, मृग चर्म का उपयोग किया जाता था। ब्राह्मण काल में नर हिरन, ब्लैक बक की खाल का, छतरी, धब्बेदार हिरण, स्पॉटेड डियर की खाल का और वैश्य बकरे, गोट की खाल का उपयोग शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए करते थे। शरीर के निम्न भाग को ढकने के वस्त्र लोअर गारमेंट्स जिन्हें कहते हैं, उसके रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्रमशः सन, रेशम और ऊन से बने वस्तुओं का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्रमशः मूछ, तांत और सन की बनी मेखला पहनते थे। ब्रह्मचारी अपने साथ एक सीधी और सुंदर परंतु न जली प्राकृतिक अवस्था वाली, बगैर जली प्राकृतिक अवस्था वाली पीपल की लकड़ी का डंडा अपने साथ रखते थे। डंडे की ऊंचाई विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्रमशः सिर, मस्तक और नाक तक की ऊंचाई का डंडा अपने साथ रखते थे। सिर के बाल संवारने के नियम भी देश, गुरुकुल और परिवार की परंपराओं के अनुसार निर्धारित रहता था। दिनचर्या। अगली विशेषता है दिनचर्या। गुरु के आश्रम में प्रवेश लेने के उपरांत छात्रों को गुरुकुल के कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। छात्रगण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, दातून, स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हवन, संध्या आदि कार्य करते थे। तत्पश्चात वे विद्या अध्ययन में लग जाते थे। होमाग्नि के लिए जंगल से लकड़ी चुनकर लाना, गुरुकुल की भोजन व्यवस्था के लिए भिक्षा लाना, गुरुकुल की गाय और अन्य पशुओं को जंगल में चराना छात्राओं का कर्तव्य माना जाता था। होमाग्नि प्रज्वलित करने का आध्यात्मिक तात्पर्य मस्तिष्क और आत्मा को अग्नि के समान तेज और शौर्यपूर्ण बनाना था। भिक्षाटन के द्वारा छात्रों में सामाजिकता, विनम्रता, सौम्यता, सहनशीलता, सहकारिता जैसे व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास करना था।
भिक्षाटन के द्वारा छात्रों को विनय का पाठ पढ़ाना संभवतः विश्व इतिहास का एकमात्र दुर्लभ उदाहरण है। पशुपालन के व्यावहारिक अनुभवों से छात्र आत्मनिर्भरता, व्यावसायिकता, सहानुभूति और पशु प्रेम आदि गुणों का विकास कर सकते थे। इसके अतिरिक्त श्रम, तप और दीक्षा के द्वारा छात्र इंद्रियों, इच्छाओं, यशलिप्सा, क्रोध, निद्रा, गंध, शारीरिक सौंदर्य आदि पर विजय भी प्राप्त करते थे और विजय प्राप्त करने में संयमी भी हो जाते थे, समर्पित हो जाते थे और उनकी जीवनचर्या का यह एक मात्र बहुत बड़ा जीवन जीने का साधन बन जाता था। पर्व के अवसर पर वर्षा काल में मेघाक्षण, बादलों के आने पर, आंधी तूफान के समय शिक्षण कार्य बंद हो जाता था। नेक्स्ट है करिकुलम, पाठ्यक्रम। वैदिक काल में पाठ्य विषयों को एकाग्र और समन्वित रूप से पढ़ाने की पद्धति प्रचलित थी। इसी कारण से उस समय पाठ्य विषयों की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकी। बाद में चलकर विषयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। पराविद्या के अंतर्गत वेद, उनकी समीक्षाएं ही वैदिक काल में पाठ्यचर्या का प्रमुख अंग थी। यज्ञ, अन्य संस्कार विधियों का प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान किया जाता था और अपराविद्या के अंतर्गत इतिहास, ज्योति, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विद्या, चिकित्सा आदि विषय पढ़ाए जाते थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, अतः संस्कृत का ज्ञान प्रत्येक के लिए आवश्यक था। संपूर्ण वेदांगों को समझने के लिए तर्कशास्त्र को विशेष महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। वेदकालीन शिक्षा में छात्रों को ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जाता था। शिक्षक का प्रमुख स्थान था। शिक्षा संस्कृत भाषा के द्वारा दी जाती थी। शिक्षक वैदिक मंत्रों का गायन करता था। गायन के पश्चात उनकी व्याख्या भी करता था और गायन व्याख्या करने के बाद शिक्षक उस संबंध में अपना मत भी प्रस्तुत करता था। उसका ध्येय, उसका उद्देश्य छात्रों के द्वारा वैदिक मंत्रों का सही उचित उच्चारण करना और उनका अर्थ समझना होता था। शिक्षक छात्रों को उनकी योग्यतानुसार उनको 3 वर्गों में विभाजित कर देता था। महायज्ञ अर्थात सर्वाधिक मानसिक योग्यता वाले छात्र। महायज्ञ अर्थात सर्वाधिक मानसिक योग्यता वाले छात्र। मध्य यज्ञ या मध्यम यज्ञ अर्थात औसत मानसिक स्तर के छात्र। और तीसरा था अल्प यज्ञ। अल्प यज्ञ अर्थात निम्न मानसिक योग्यता वाले छात्र। यद्यपि तीनों प्रकार के छात्र वेदों के श्लोक समान ढंग से याद करते थे, परंतु सभी छात्र जब उनको वेदों का ज्ञान कराया जाता था, श्लोकों का ज्ञान कराया जाता था,
मंत्रों का ज्ञान कराया जाता था तो उनको याद सभी छात्र एक जैसा कर लेते थे, लेकिन जब व्याख्या होने का अवसर होता था, उनकी व्याख्या के स्तर पर उनकी योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न वर्ग बना दिए जाते थे। शिक्षण हेतु प्रश्नोत्तर, कथा, अन्योक्ति, व्याख्यान, वाद विवाद, क्रियात्मक आदि विधियों का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में ज्ञान प्राप्त करने की दो मुख्य विधियां तप और श्रुति प्रचलित थी। तप विधि में छात्र स्वयं मनन, चिंतन और आत्म अनुभूति करके ज्ञान प्राप्त करता था। इसके विपरीत श्रुति में छात्र दूसरों से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक काल में जो शिक्षा विधियाँ थीं वो मनन, चिंतन और आत्मानुभूति। मनन, चिंतन और आत्मानुभूति ये तीन मुख्य विधियाँ थीं। मनन, चिंतन और आत्मानुभूति तप विधि में आती थी, लेकिन जो श्रुति विधि थी उसमें छात्र दूसरों से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता था। इसीलिए कहीं कहीं श्रवण, मनन और निधिध्यासन माने भाव अनुभूति। श्रवण, मनन और निधिध्यासन यानी भाव अनुभूति नाम की तीन विधियों की चर्चा मिलती है। उस काल में शिक्षा का सर्वोच्च रूप शास्त्रार्थ समूहों यानी कि डिबेटिंग ग्रुप्स, शास्त्रार्थ समूहों यानी कि डिबेटिंग ग्रुप्स और सभाओं यानी कि कॉन्फ्रेंसेस में दृष्टिगोचर होता है। उस काल का शिक्षा का महत्वपूर्ण रूप जो मिलता है वो डिबेटिंग ग्रुप्स में, कॉन्फ्रेंसिंग में यानी कि शास्त्रार्थ समूहों में और सभाओं में हमें दृष्टिगोचर होता है। और गुरुजन और सभी छात्र इस तरह से एक जगह एकत्रित हो जाते थे और अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते थे, विचार विमर्श करते थे, शास्त्रार्थ करते थे। इस तरह से बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही गुणवत्तापूर्वक गुरुजन अपने छात्रों को अध्यापन का कार्य कराते थे और छात्र बड़े ही सरल ढंग से चिंतन, मनन और आत्म अनुभूति, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, भाव अनुभूति के द्वारा समस्त ज्ञान को अपने अंदर प्रवेश करा पाता था। अगली विशेषता जो वैदिक कालीन की है वो है परीक्षा प्रणाली। वैदिक काल में औपचारिक परीक्षाएं सामान्यतः नहीं होती थी। अध्यापक प्रत्येक दिन छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करके आगे का पाठ पढ़ाता था। अध्यापक छात्रों की कमियों को, त्रुटियों को इंगित करता था। छात्र अपनी इन कमियों को उनके द्वारा प्राप्त निर्देशन के अनुसार उसको दूर करता था। अगर अध्यापक संतुष्ट नहीं हो जाता था तो वह आगे का पाठ नहीं प्रारंभ करता था। प्रतिदिन का यह ज्ञान परीक्षण छात्रों को अध्यापन के प्रति सजग कर देता था। जब अध्यापक यह समझने लगता था कि छात्र ने महत्वपूर्ण ज्ञान, आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तब उस छात्र का अध्ययन समाप्त समझा जाता था। छात्रों को विद्वानों की सभा में
राज दरबार में अपने ज्ञान को प्रमाणित भी करना पड़ता था। नेक्स्ट है गुरु और शिष्य का संबंध। वैदिक काल में अध्यापक और छात्रों के बीच अत्यंत मधुर और आध्यात्मिक संबंध होते थे। अध्यापक का अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्मानित स्थान होता था। गुरुकुल में छात्रों के लिए पारिवारिक वातावरण रहता था। गुरु माता पिता के समान अपने छात्रों को स्नेह, प्यार, दुलार और पोषण प्रदान करते थे। यही कारण था कि उस समय के छात्र अपने गुरुओं के प्रति अति विनम्र और आज्ञाकारी होते थे। गुरु सेवा करना प्रत्येक छात्र अपना सौभाग्य तो समझते थे, परम कर्तव्य समझते थे। गुरु शिष्य का पिता पुत्र जैसा स्नेहपूर्ण संबंध वैदिक शिक्षा के अतिरिक्त हमें कहीं अन्य दृष्टिगोचर नहीं होता है। नेक्स्ट है नारी शिक्षा। वेदों में स्त्री शिक्षा को पुरुष जाति का पूरक माना गया है। पत्नी को अर्धांगिनी से संबोधित किया जाता था। उसे पुरुष के ज्ञान, बल और जीवन क्रियाओं का साझेदारी समझा जाता था। इसीलिए वैदिक काल में नारी शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया। वैदिक काल में महिलाओं को विद्या अध्ययन का पूर्ण अधिकार था। अधिकांशतः माता पिता अथवा कुल पुरोहित लड़कियों को घर पर ही शिक्षा प्रदान करते थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पहले लड़कियां अध्ययन कार्य करती थी। नेक्स्ट है समापवर्तन उपदेश। विशेषता है हमारी समापवर्तन उपदेश। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्यों को अंतिम उद्देश्य देते थे, जिससे भावी जीवन के कर्तव्यों का स्मरण कराते थे। इस उपदेश को समापवर्तन उपदेश कहते थे। यह समापवर्तन उपदेश आधुनिक विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह के दीक्षांत भाषण जैसा ही था। अंतर केवल इतना था कि वैदिक युग के समापवर्तन उपदेश गुरु के हृदयों में वर्षों से संचित प्रेम से युक्त होते थे और इनमें नैतिकता पर बल दिया जाता था। इसके विपरीत आधुनिक समय के दीक्षांत भाषण आडंबर युक्त, दिखावा और शुष्क प्रथा का पालन करना मात्र हो गया है। वैदिक काल के समापवर्तन उपदेश में गुरु द्वारा सत्य बोलने, कर्तव्य पालन को करने, वेद अध्ययन करने, स्वास्थ्य रक्षा के लिए यज्ञ, माता पिता और गुरु की सेवा करना, दान देना आदि उत्तम कार्य हमेशा करते रहने का आदेश दिया जाता था। यह उपदेश जीवन को सुखद, सफल और सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करते थे। इस प्रकार नेक्स्ट विशेषता दंड व्यवस्था की है। गुरुकुल काल में, वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था में दंड की आवश्यकता ही नहीं होती थी। शारीरिक दंड बिल्कुल निषिद्ध था। आवश्यकता पड़ने पर गुरु छात्र की शुद्धि के लिए उद्दालक व्रत का पालन करने का दंड दे देते थे। उद्दालक व्रत में छात्र को लगभग 3 माह तक अत्यंत
अल्प आहार पर रहकर अपनी आत्मशुद्धि करनी होती थी। 2 माह तक जौ का माड़, बार्ले ग्रूल, जौ का माड़, 1 माह तक दूध, आधे माह तक छेना, 8 दिन तक व्रत, 6 दिन तक बिन मांगी भिक्षा और 3 दिन तक केवल पानी का सेवन करना होता था और 1 दिन निराहार रहकर गुजारना पड़ता था। यह छात्रों की दंड व्यवस्था मानी जाती थी। इस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ से लेकर विशेषताओं के संबंध में बहुत से बातों की विवेचना आज के इस लेक्चर में, इस व्याख्यान में हम सभी को स्पष्ट हुई हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में गुरुकुल प्रणाली, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के संबंध में आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।